सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू जीरो। तो आज की फिल्म जिसकी कहानी हम देखने वाले हैं, उस फिल्म का नाम है द रूम। और इस फिल्म की कहानी काफ़ी यूनिक है क्योंकि आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता है, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हो। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, इस फिल्म में हम वही देखेंगे। तो चलिए आइए और देखते हैं इस फिल्म की कहानी। शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है मैट और केट को, जो कि अपस्टेट न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो रहे होते हैं। इन्होंने यहाँ पे एक घर खरीदा होता है और वो यहाँ पे अब पहुंच चुके होते हैं। ये घर काफी देखने में खूबसूरत होता है और काफी बड़ा भी होता है और काफी इनको कम दामों में मिला होता है। इसके पीछे की सच्चाई इनको नहीं पता होती कि क्यों ये घर इनको इतने कम दामों में मिला, लेकिन आगे जाके हमें इस चीज की सच्चाई पता चलेगी। आगे की कहानी घर के अंदर शुरू होती है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये दोनों घर का रिनोवेशन कर रहे होते हैं। इस दौरान हम दोनों को काफी ज्यादा प्लेफुल होते हुए भी देखते हैं और इन दोनों को देख के ये पता चल रहा होता है कि इन दोनों में काफी ज्यादा प्यार है। पेशे से मैट एक पेंटर होता है और इस वजह से वो एक कमरा तैयार कर रहा होता है जहाँ पे वो अपनी पेंटिंग सजा के रख सके। घर के किचन के अंदर जब केट अपना सामान सेट कर रही होती है, तब उसे सामने के कबर्ड के अंदर एक मरे हुए पक्षी की लाश मिलती है, जिसे वो नीचे मिट्टी में ले जाके दफना देती है। सेम हम लोग जब मैट को देखते हैं तो वो घर के रेनोवेशन के दौरान उसे एक चाबी मिलती है। उसे उस टाइम पे ये पता नहीं होता कि ये चाबी आखिर किस चीज की है। वो इस चाबी पे ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। उसके बाद घर में अलग अलग जगहों पे खोजते खोजते वो एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पे दीवार पे कुछ पोस्टर्स लगे होते हैं और उसके भीतर चाबी का एक की होल होता है। तभी उसे ये याद आता है कि अभी तुरंत उसने एक ऐसी ही चाबी बाहर फेंकी है। उसके बाद वो बाहर जाता है और कचड़े के सामान में से उस चाबी को ढूंढता है और फिर दो अलग अलग उसके टुकड़ों को फिक्स करके उसे एक पूरी चाबी बनाता है। उसके बाद मैट और केट दोनों इस चाबी की मदद से उस कमरे को खोल देते हैं, लेकिन कमरा खोलते ही काफी अनयूजुअल चीज नोटिस करने को मिलती है कि कमरे के बाहर की जो लाइटें होती हैं वो काफी अनयूजुअल तरीके से फ्लिकर करने लगती हैं। ये सब देखने के बाद मैट को ये लगता है कि हो सकता है घर के पावर डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम हो, इसी वजह से वो पावर कंपनी को कॉल करने चला जाता है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पावर डिलीवरी कंपनी द्वारा एक आदमी को भेजा गया होता है घर के पावर सर्ज को फिक्स करने के लिए। वो आके मैट से मिलता है। मैट उसे उस जगह पे लेके जाता है जहाँ से पावर डिलीवरी की प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन वो आदमी उसे देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ये जो सिस्टम होता है वो काफी पुराना होता है और वो इसे फिक्स नहीं कर पाता। और वो मैट से बोलता है कि वो अगले दिन आएगा इस चीज को फिक्स करने के लिए। उसके बाद वो जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो उसे एक ऐसी बात बताता है जिससे सुनकर मैट के होश उड़ जाते हैं। वो बताता है कि इस घर के अंदर जो इसके पुराने ऑनर्स थे, यानी कि इस घर के जो पुराने ऑनर्स थे, उनका मर्डर किया गया था। ये सुनकर मैट काफी शॉक होता है क्योंकि उसे ये बात पता ही नहीं थी इस जगह पे, यानी कि इस घर के अंदर किसी का मर्डर हुआ है और वो जिसने मैट को ये घर बेचा था उसने मैट को ये बात बताई ही नहीं थी। उसके बाद हम मैट को इस चीज पे रिसर्च करते हुए देखते हैं। वो इंटरनेट पे इस घर के अंदर हुए मर्डर के बारे में रिसर्च कर रहा होता है, जहाँ उसे काफी अजीब तरह की जानकारियां पता चलती है। उसे इंटरनेट पे एक आर्टिकल मिलता है हाउस ऑफ ब्लड के नाम से, जिसके अंदर इस घर के अंदर हुए मर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। उसमें हमें पता चलता है कि इस घर के दो ओनर्स थे, जिनमें से एक का नाम था पॉल और दूसरे का नाम था मैडलिन शेफर। इन्हीं का मर्डर इस घर के अंदर हुआ था, जिसकी वजह से इस घर को हाउस ऑफ ब्लड भी बोला जाता था। उसके बाद से इस घर को कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स मैट को ये बात पता नहीं थी। उसने गलती से कम पैसों के उसमें आके और फिर इस घर की खूबसूरती को देखते हुए इस घर को बहुत ही आसानी से खरीद लिया। आगे रिसर्च करने पे पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने इन दोनों कपल्स को मारा होता है उसके बारे में उसकी आइडेंटिटी हमें पता ही नहीं होती है, यानी कि वो आदमी कौन था, किस वजह से उसने उन दोनों को मारा, ये पता नहीं होता है। और वो इंसान अभी भी जिंदा होता है और वो एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर बंद होता है। स्टिल किलर की आइडेंटिटी अननोन होती है। वो कौन है हमें नहीं पता। इसका जवाब हमें मूवी के लास्ट में मिलेगा कि आखिर वो इंसान कौन है जिसने इन दोनों कपल्स को मारा था इस घर के अंदर। केट के सो जाने के बाद मैट उस कमरे में जाता है और वो इस टाइम काफी स्ट्रेस में दिख रहा होता है। उस कमरे में जाने के बाद वो एक ऐसी विश करता है उसे एक वाइन की बोतल मिल जाए। अचानक उसके सामने एक लाइट फ्लिकर करती है और वाइन की बोतल सामने पड़ी होती है। वो डर जाता है। इस सिचुएशन में कोई भी होता तो डर जाता। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि केट जिसकी नींद खुल चुकी होती है और वो मैट को ढूंढते ढूंढते उस रूम
के सामने जाती है और वो देखती है कि मैट वहाँ पागलों की तरह अलग अलग चीजें इधर उधर रख रहा होता है। उस रूम में उसकी सारी विशेष पूरी करती होती है। वहाँ उसने कई पेंटिंग्स, वाइन बॉटल्स, कपड़े और बहुत कुछ उस रूम से विश करके लिया होता है। केट को इन बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था कि एक रूम कैसे इन सारी विशेष को पूरा कर सकता है। फिर मैट उसे $1 मिलियन मांगने को कहता है और जैसे ही केट इस विश को मांगती है, लाइट फ्लिकर होती है और पैसे आंखों के सामने होते हैं। वो भी एक पल को डर जाती है, ये आखिर कैसे हो सकता है, पर मैट उसे समझाता है कि इस चीज का फायदा हम उठा सकते हैं। इसके बाद वो बहुत ज्यादा जम के ऐसी करते हैं बिना ये सोचे हुए कि आखिर ये सारी चीजें हो कैसे रही। पूरी रात रूम से सामान विश कर करके उन्होंने अपनी सारी हसरतें मिटा ली होती हैं। उनके लिए अब दुनिया में कुछ भी पाना नामुमकिन नहीं होता। वो कोई भी चीज मांगते और वो उनके सामने होता। उसके बाद जब इन सारी चीजों का नशा छटता है तब हमें केट को दिखाया जाता है जहाँ उसे एक बच्चे की चाह होती है बहुत टाइम से, लेकिन उसे बच्चा नहीं हो सकता था। इसके बाद मैट केट को मनाने की कोशिश करता है कि हम लोग एक बार और ट्राई कर सकते हैं बच्चे के लिए, पर केट हार मान चुकी होती है। उसे इन झूठी उम्मीदों पे भरोसा नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि मैट अपनी गाड़ी से कहीं निकल जाता है और केट उस कमरे में जाती है और वहाँ वो एक ऐसा डिसीजन लेती है जो इन दोनों की लाइफ चेंज करने वाला था। वो एक ऐसा काम करती है जो उसे नहीं करना चाहिए। वहाँ उस कमरे में वो एक बच्चे की विश करती और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बच्चे की किलकारियों के साथ केट की आवाज और फिर हमारी नजर जाती है मैट पर, जो ये नजारा देखते हुए समझ जाता है कि केट ने ये बच्चा कहाँ से प्राप्त किया है। वो केट से बच्चे को रूम को वापस करने के लिए बोलता है, पर केट काफी ज्यादा इमोशनल होती है और इस इमोशनल बिहेवियर को देख के मैट भी पिघल जाता है और वो इस बच्चे को रखने को तैयार हो जाता है। बच्चा आ जाने के बाद उसे संभालना काफी मुश्किल हो रहा होता है, पर जैसे तैसे वो दोनों बच्चे को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डे मैट का ध्यान उस पेपर क्लिपिंग पे जाता है जहाँ पे जो जॉन डो के बारे में लिखा हुआ दिखाई देता है। जॉन डो उन लोगों को बोलते हैं जिनकी कोई पहचान नहीं होती। उसके बाद मैट उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है जहां उसकी मुलाकात जॉन डो से होती है जिसने उस घर के पुराने ऑनर्स को मारा होता है। उसकी कोई पहचान नहीं होती, इस वजह से उसे पागल खाने में बंद करके रखा होता है क्योंकि उसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं होती। वहां उससे बातचीत के दौरान जॉन डो उसे बोलता है कि उसे वो कमरा और वो घर दोनों खाली करके उस जगह से निकल जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद हमें पता चलता है कि उस घर की चीजें जैसे ही घर से बाहर निकलती है वो बहुत ही जल्दी एज करती हैं और राख में ट्रांसफॉर्म होकर खत्म हो जाती है। बाद मैट को पता चल जाती है जब उसके जेब में रखे हुए पैसे धूल बन जाते हैं और घर आने के बाद वो एक पेंटिंग के साथ भी यही एक्सपेरिमेंट करता है और जैसे ही वो पेंटिंग घर के बाहर निकलती है वो भी धूल में चेंज हो जाती है। ये सारी चीजें होने के बाद मैट को ये पता चल जाता है कि कोई भी चीज जो रूम से हमें मिली है वो सिर्फ घर के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकती है। घर से बाहर निकलते ही वो चीज धूल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, यानी कि वो बहुत जल्दी एज करती है और खत्म हो जाती है। उस रूम की सच्चाई जानने के लिए मैट काफी तोड़फोड़ करता है, काफी चीजें इधर उधर करके देखता है कि आखिर इस रूम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यहाँ पे सारी चीजें हो रही हैं, पर उसे वहाँ तारों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। तभी केट बच्चे को लेकर बाहर जा रही होती है। मैट उसे रोकने की कोशिश करता है एक बार को तो, लेकिन फिर बिना कुछ बताए उसे जाने देता है बाहर। तभी केट बच्चे के साथ बाहर निकलती है। बच्चा रोना शुरू कर देता है। कुछ सेकंड्स में वो बच्चा एक यंग बच्चे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्योंकि बाहर उसकी एज तेजी से बढ़ रही होती है। ये देखने के बाद मैट उन दोनों को घर के अंदर लेकर आता है। आगे हम देखते हैं कि मैट और केट के बीच में काफी ज्यादा अनबन होने लगती है। केट पेरेंटिंग में काफी ज्यादा बिजी रहती है। उसके बच्चे का नाम शेन रखा जाता है और वो शेन के पेरेंटिंग में काफी ज्यादा बिजी रहने लगती है। मैट आज भी शेन को इग्नोर करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे शेन बोर होने लगता है क्योंकि केट उसे घर के बाहर नहीं जाने देती थी। उसे ये बोलकर रोकती थी कि वो बीमार है और घर के बाहर बहुत सारे जर्म्स हैं जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जल्दी शेन को उस रूम के बारे में पता चल जाता है और वो उस रूम की हेल्प से उस रूम के अंदर ही एक ऐसा बाहरी दुनिया जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जिसमें वो खेल सके, कूद सके और बाहरी दुनिया का मजा ले सके। इस बात का पता जब मैट और केट को चलता है तो उन दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शेन को उस रूम के बारे में पता नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैट या फिर केट इन दोनों में से किसी ने भी शेन को उस रूम के बारे में नहीं बताया होता है। तभी जॉन डो का कॉल आता है और वो जो बातें मैट को बताता है वो मैट के होश उड़ाने वाला। जॉन डो बताता है कि वो रूम सारी विशेष पूरी कर देता है लेकिन घर के बाहर कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब कोई भी चीज यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसे जिंदगी जीनी है उसे अपने पिता यानी कि जिसने उसे क्रिएट किया था उसे मारना होगा, तभी वो बाहर की दुनिया में जिंदा रह सकता है। इसका मतलब जॉन डो के असली पेरेंट्स
घर के पुराने ऑनर से, जिसको मारने के बाद वो इस दुनिया का पार्ट बन सका था। वो बोलता है कि अगर केट मर जाती है तो शेन बाहरी दुनिया में जिंदा रह पाएगा। ये सारी बातें केट दूसरे फोन से सुन रही होती है। जॉन डो और मैट के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हो रहा होता है वो सारी बातें सुन लेती है। ये सब सुनने के बाद केट काफी ज्यादा डिप्रेस होती है और वो एक टाइम को अपनी कार क्रैश करके अपनी जान देने की कोशिश करती है ताकि शेन जिंदा रह सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। और वो जब वापस घर आती है तो मैट और केट दोनों रियूनाइट होते हैं और वो इंटीमेट भी होते हैं। और ये सब शेन एक कोने में खड़े होकर चुपचाप देख रहा होता है, काफी क्रीपी तरीके से। नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें पता चलता है कि शेन चाबी चुरा के घर के बाहर चला गया होता है और वो अब एक टीनेजर बन चुका होता है। हालांकि उसके अंदर दिमाग अभी भी 5 साल के बच्चे वाला ही होता है और वो केट पे गुस्सा होता है क्योंकि केट ने उसे झूठ बोला कि घर के बाहर जम्स हैं। उसके हाथ में गन होती है जिसको उसने मैट और केट के ऊपर तान रखा होता है। तब यहाँ मैट और शेन के बीच में कहासुनी और हाथापाई होती है जिसमें मैट और केट बेहोश हो जाते हैं और जैसे ही केट को होश आता है वो मैट के साथ होती है जो उसे बताता है कि शेन मर चुका है और खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ एक चीज हुई होती है, मैट अभी भी घर में अकेला पड़ा हुआ होता है, अभी होश में आया होता है, जबकि शेन ने एक क्लोन हाउस और अपने आप को मैट के जैसे दिखने वाली बॉडी में डाल लिया होता है, यानी कि अपने आप को भी मैट की तरह क्लोन कर लिया होता है और केट को उसी क्लोन रूम में ले गया होता है जो रूम के अंदर होता है। जब मैट को होश आता है तब वो केट को ढूंढने जाता है और फिर उसे क्लोन हाउस दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि ये सारा किया धरा शेन का है, जिसके बाद वो उस घर के अंदर घुस जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ शेन भी ज्यादा देर तक अपनी सच्चाई छुपा नहीं पाता और वो केट को ओवरकम करके उसका रेप करता है। इसके बाद मैट केट को ढूंढ लेता है, लेकिन यहाँ दोनों एक जैसे दिखने वाले लोग होते हैं जिसमें केट कंफ्यूज कर जाती है कि आखिर रियल मैट कौन है। लेकिन वो शेन को पहचान जाती है और उसे सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा देती है और शेन वहाँ बेहोश हो जाता है। उसके बाद मैट और केट वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ देर में समझ आ जाता है कि शेन ने इस घर में भूल भुलैया जैसा कुछ क्रिएट कर रखा है जिसकी वजह से वो इस घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शेन को होश आ चुका होता है। वो केट और मैट को ढूंढ लेता है और मैट को चाकू मार देता है, बट तुरंत उसे पता चलता है कि मैट और केट ने रूम की मदद से खुद को रेप्लिकेट करके शेन को चकमा दे दिया होता है और रियल मैट और केट क्लोन घर से बाहर निकल के रियल घर की तरफ पहुंच चुके होते हैं। आखिरकार पीछा करते करते शेन रियल घर के अंदर आता है और वो मैट और केट को कन्फ्रंट करता है, लेकिन मैट उसे एक ट्रिक करके घर के बाहर ले आता है और यहाँ शेन तेजी से एज करने लगता है और अंत में धूल में ट्रांसफॉर्म होकर मर जाता है। आगे हमें 1 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ केट और मैट दोनों ने ही घर छोड़ दिया होता है और वो मोटल में एक जिंदगी बिता रहे होते हैं। यहाँ केट प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जिसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है, जो एक चमत्कार से कम नहीं होता क्योंकि केट और मैट दोनों माँ बाप नहीं बन सकते थे। केट काफी हैरान होती है क्योंकि उसे पता होता है कि ये किसका बच्चा है। तभी होटल में लाइट फ्लिकर करती है, डिनोटिंग कि केट शेन के बच्चे की माँ बनने वाली है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।